ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि आज। अमित शाह ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्रियों ने भी श्रद्धा सुमन किए अर्पित। केशव प्रसाद मौर्य के ग्राम चौपाल पैतीखेड़ा में 20 मिनट गुल रही बिजली। ठेकेदार पर एफआईआर, फर्म ब्लैकलिस्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव में 69 बहुमंजिला इमारतों में बनेंगे मतदान केंद्र। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। राज्य में जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। आईपैक को हवाला से मिले 20 करोड़। कोलकाता से गोवा तक 6 बार बदले हाथ, ईडी का दावा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला। बोले हमारी थाली का बचा खाना खा रहे, कुपोषण से खत्म हो जाती बीजेपी। एमपी में दूषित पानी मामले को लेकर आज कांग्रेस की न्याय यात्रा। प्रदेश भर के नेता होंगे शामिल। गंदा पानी पीने से गई थी कई लोगों की जान। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। बोले अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो घर पर बुलडोजर चलेगा। मुसलमानों की पॉलिटिकल एजेंसी बनाने की उठाई मांग। बीएमसी चुनाव के लिए आज महायुति का आएगा मैनिफेस्टो। 12 जनवरी को शिवाजी पार्क में एक बड़ी रैली का होगा आयोजन। 15 जनवरी को होगा मतदान और 16 जनवरी को आएंगे नतीजे। दिल्ली में कड़ाके की ठंड का कहर। शीतलहर ने राजधानी को जकड़ा। 3 डिग्री के नीचे पहुंचा न्यूनतम टेम्परेचर। तमिलनाडु दौरे पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन। मरुधमलाई मुरुगन मंदिर में किया दर्शन। ईरान को खामेनेई से आजादी दिलाने को अमेरिका तैयार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। दोनों देशों में जंग की बढ़ी आशंका। ईरान के प्रदर्शनकारियों को अंतिम चेतावनी। कहा प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाला हर शख्स अल्लाह का दुश्मन। ईरानी कानून के तहत सबसे सख्त होती है इस आरोप की सजा। अमेरिका ने सीरिया में किए बड़े हवाई हमले। इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को बनाया निशाना। दिसंबर में अमेरिकी सैनिकों पर हमले का लिया बदला। ईरान और पाकिस्तान की गुलामी खत्म करने का समय। बलूचों के नेता हरबयार ने दी धमकी। कहा उसी भाषा में देंगे जवाब। दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत नहीं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने जारी की रैंकिंग। टॉप 3 में अमेरिका, रूस और चीन का नाम शामिल। क्रेडिट कार्ड की दरों पर कैप लगाने की तैयारी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। 1 साल के लिए 10% की सीमा लगाने का रखा प्रस्ताव। बैंकों ने किया विरोध। एक्स ने आपत्तिजनक कंटेंट मामले में मानी गलती। बोला भारतीय कानून का करेंगे पालन। 600 अकाउंट बंद। भारत सरकार ने दिया था नोटिस। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट को 100% इलेक्ट्रिक बनाने की तैयारी में बीजेपी सरकार। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत की 3330 और इलेक्ट्रिक बसों की मांग। सीएम रेखा ने केंद्र से सहयोग की कही बात। ओएनजीसी को मिली कामयाबी। मोरी 5 कुएं की आग पर सफलतापूर्वक पाया नियंत्रण। 5 जनवरी को सर्विसिंग के दौरान हुए इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की ब्रुसेल्स यात्रा से भारत और ईयू के बीच एफटीए वार्ता को मिली नई रफ्तार। किसान और एमएसएमई के मुद्दों पर फोकस। भारत को वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ने पर जोर। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की वोटिंग में महज 4 दिन का वक्त बाकी है और उससे पहले राज्य में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर बाल ठाकरे ने साथ ना दिया होता तो बीजेपी कुपोषण से मर जाती। दरअसल हाल ही में बीजेपी नेता राव साहेब दानवे ने कहा था कि हर पार्टी ने हमारी थाली से खाया है। इस पर पलटवार करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने तुम्हें खाना नहीं खिलाया होता तो तुम कुपोषण का शिकार हो जाते। तुम अब हमारी थाली का बचा हुआ खाना क्यों खा रहे हो? तुम्हें भस्मया यानी कभी ना खत्म होने वाली भूख की बीमारी हो गई है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव में धांधली के भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि बीएमसी चुनाव जीतने के लिए यूपीआई के जरिए पैसे बांटे जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी विपक्ष के उम्मीदवारों को मैदान से हटाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि भले ही उनसे नाम और निशान छीन लिया गया हो, लेकिन जनता उनके साथ है।
उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर में पानी की किल्लत का मुद्दा भी उठाया। ठाकरे ने दावा किया कि उनके मुख्यमंत्री रहते जो पाइपलाइन योजना सरकार फंड कर रही थी, मौजूदा सरकार ने उसे कर्ज के बोझ तले दबा दिया है। यानी देखा जाए तो वोटिंग से चंद दिन पहले उद्धव ठाकरे ने यह बयान देकर राज्य का सियासी पारा और बढ़ा दिया है। अब इन चौतरफा हमलों का उद्धव ठाकरे को क्या फायदा मिलता है, ये तो देखना होगा। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। मुंबईचा आणखी विकासाचा वेग आम्हाला वाढवायचा आहे आणि म्हणून या वचननाम्यात देखील आम्ही त्या गोष्टीचा उल्लेख केलेला आहे। मुंबईत आलेल्या मराठी माणसांच्या हिताचं, मराठी भाषेचं आणि संपन्न मराठी संस्कृतीचं रक्षण करणं, वाढवणं, जोपासणं हे आमची जबाबदारी आहे महायुतीची आणि आमचं वचन देखील आहे। त्याचबरोबर जे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मुंबई बाहेर गेलेला मूळ मुंबईकर आम्हाला पुन्हा सन्मानाने मुंबईत आणायचा आहे। हा मुंबईकर इकडे वसई विरार नालासोपाऱ्यापर्यंत गेला, इकडे बदलापूर अंबरनाथ वांगणीपर्यंत गेला, याला जबाबदार कोण हा देखील सवाल आहेच की जे यापूर्वी देखील मुंबई महापालिकेत सत्तेत होते त्यांना खऱ्या अर्थाने हा जाब लोक विचारतीलच। आणि म्हणून महायुती सरकारने मोठे निर्णय या ठिकाणी घेतलेत, किंबहुना त्याचं आम्ही या वचननाम्याच्या माध्यमातून पूर्तता करणार आहोत। टप्प्याटप्प्याने 20,000 इमारतींना ओसी देण्याचा निर्णय आम्ही महायुतीने घेतला आणि त्याची अंमलबजावणी पुढच्या 1 वर्षामध्ये केली जाईल। हा देखील एक वचननाम्याचा आमचा भाग आहे। मुंबई पागडी मुक्त करण्याचा देखील ऐतिहासिक निर्णय 100 वर्ष लोक राहतात, परंतु ते घरामध्ये घर दुरुस्तही करू शकत नाही, रिडेव्हलपमेंटही करू शकत नाही, ते विकू शकत नाही, अशा प्रकारची परिस्थिती आहे। त्यांना कर्जही मिळत नाही आणि या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या दूर करण्यासाठी आम्ही तोही निर्णय घेतला। जे ओसी मिळत नव्हती त्यांना दुप्पट पाणीपट्टी भरावी लागत होती, दुप्पट मालमत्ता भरावा लागत होता, या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून आम्ही तो निर्णय घेतला आहे। मुंबईमध्ये एक आम्ही 17,000 कोटी रुपयाचा क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन हातामध्ये घेतलेला आहे की ज्या क्लायमेट ॲक्शन प्लॅनच्या माध्यमातून एक मुंबईला सर्क्युलर इकॉनॉमी आम्ही तयार करणार आहोत। टाटा सन्सचे जे प्रमुख आहेत एन चंद्रशेखरन यांना मी विनंती केली होती आणि त्यांनी एक मुंबईच्या सर्क्युलर इकॉनॉमीचा काही एक्सपर्ट्सला बसवून प्लॅन तयार करून दिला आहे। आता तो प्लॅन हा महानगरपालिकेचे एक्सपर्ट्स आणि बाकी सगळ्यांना बसून आम्ही तो फॉर्म अप करू आणि सगळ्या क्षेत्रांमध्ये वॉटर क्वालिटी, एअर क्वालिटी असे जेवढे पर्यावरणाचे मानकं आहेत या सगळ्या मानकांना एका ओव्हरआर्चिंग अशा पद्धतीच्या प्लॅनचा भाग करून सगळ्या क्षेत्रांमध्ये सर्क्युलर इकॉनॉमी ही कशी तयार करता येईल हा प्रयत्न आपण त्या माध्यमातून करणार आहोत। पब्लिक ट्रान्सपोर्टमध्ये आपल्याला माहिती आहे की आपण मोठ्या प्रमाणात मेट्रोचं नेटवर्क तयार केलं आहे। जवळपास MMR रिजनमध्ये 427 किलोमीटरचं मेट्रोचं हे नेटवर्क आहे। त्यातलं मेजर मुंबईमध्ये आपलं नेटवर्क आहे। आपले अंडरग्राऊंड मेट्रोचं काम पूर्ण झालं आहे, बाकीही मेट्रोचं काम आपण वेगाने पूर्ण करतो आहे। आता दिल्लीनंतर सर्वात जास्त मेट्रोचं नेटवर्क असलेली मुंबई आहे। दिल्लीला ते करायला 20 वर्ष लागले, आपण 6 वर्षात ते करून दाखवलेलं आहे। आता 2026-27 मध्ये जवळपास 50 किलोमीटरचं काम पूर्ण होईल, 27-28 मध्ये 80 किलोमीटरचं काम पूर्ण होईल। 29 पर्यंत आत्ता हातात घेतलेले सगळे नेटवर्क आम्हाला पूर्ण करायचे आहेत आणि काही नवीन आता अजून आपण विस्तारित नेटवर्क घेतोय, त्याला कदाचित त्याच्या पुढचा कालावधी लागेल। आणि हे करत असताना याच्यासोबतच आपल्या बेस्टमध्ये आपल्या बसेस ज्या आहेत या बसेस करता आज मुंबईच्या लोकसंख्येची तुलना केली तर आपल्याकडे 5,000 बसेस आहेत, पण मुंबईकरता मुंबईसारख्या शहराकरता किमान 10,000 ते 12,000 बसेसची आवश्यकता आहे। आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणात EV बसेसचे आपण निर्णय घेतला, त्याच्या ऑर्डर्स दिले आहेत आणि पुढच्या काळामध्ये फ्लीट मोठी आपण करणार आहोत आणि ही फ्लीट मोठी करून त्यातनं ज्याला आपण लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी म्हणतो
ती लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी ही मुंबईमध्ये तयार करून मुंबईकरांना त्यांचं जीवन सुकर करण्याचा प्रयत्न आहे. सबर्बन रेल्वेच्या संदर्भातही आपल्याला माहिती आहे की मुंबईची जी लाईफलाईन आहे आपली लोकल ट्रेन, त्यामध्ये MUTP 2 MUTP 3 याच्या माध्यमातून MUTP 3A याच्या माध्यमातून आपण मोठ्या प्रमाणात राज्य सरकार केंद्र सरकार मिळून त्या ठिकाणी गुंतवणूक केलेली आहे. बंगाल की सियासत में एक बार फिर उबाल आ गया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक चिट्ठी लिखकर SIR प्रक्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. ममता ने आयोग की कार्यप्रणाली को असंवेदनशील और अमानवीय करार देते हुए सीधे सीधे इसे उद्दंडता बताया है. ममता ने चिट्ठी में साफ कहा कि जिस प्रक्रिया को पारदर्शी होना चाहिए था वही प्रक्रिया अब जानलेवा साबित हो रही है. इस प्रक्रिया के कारण अब तक 77 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग खुद की जान लेने की कगार पर हैं. SIR प्रक्रिया लोकतंत्र और संविधान की नींव से जुड़ी है, फिर भी इसमें इंसानियत का अभाव दिखता है. ममता ने सवाल उठाया कि जब नोबेल विजेता अमर्त्य सेन, क्रिकेटर मोहम्मद शमी, कवि जॉय गोस्वामी और सांसद दीपक अधिकारी जैसे लोगों को भी अपनी पहचान साबित करने के लिए कहा जा रहा है, तो आम जनता का फिर क्या हाल होगा? ये चुनाव आयोग की तरफ से खुली उद्दंडता नहीं तो और क्या है? ममता ने शादी के बाद सरनेम बदलने वाली महिलाओं को परेशान किए जाने पर भी नाराजगी जताई और इसे आधी आबादी का अपमान बताया.